नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल gs.educare में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। तो इन्वायरमेंट में आज हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है। ठीक है ना, कहने का ये मतलब होता है कि जो हमारा उत्पादक होता है, ठीक है ना, उत्पादक, फिर उसके बाद उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता होता है। इनका जो सही क्रम है वो क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प, ये क्या चीज़ होते हैं। जो घास होती है मित्रों, घास क्या होती है, वो उत्पादक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य के रोशनी से यानी सूर्य के रोशनी से ये ऊर्जा प्राप्त कर और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा क्या होता है, ये घास जो होते हैं स्वयं का भोजन का निर्माण कर लेते हैं, यानी किसी पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है। ठीक है, चलिए, घास क्या हो गई, उत्पादक हो गई। यानी और घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सर्प खाता है। यानी घास हो गया उत्पादक, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता यानी खाने वाला, और मेंढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और सर्प क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है एक खाद्य स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है, उनके खाद्य श्रृंखला में जो घटक होते हैं वो यही होते हैं कि पहले उत्पादक होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो इसमें सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, अगर रीचेक करने के लिए, तो जैसे घास होता है, घास को चलिए टिड्डा खाता, सही बात है, लेकिन टिड्डा को सर्प खाता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या सर्प को मेंढक खाता है, नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। सी की बात करते हैं, टिड्डा टिड्डा को मेंढक खाता है, चलिए ये तो सही बात है। मेंढक को घास खाता है, नहीं खाता है, ये गलत हो गया। टिड्डा को सर्प खाता है, सही है। सर्प को क्या मेंढक खाता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए जो सही जो खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। जीवी संगठन यानी जीवित वे वस्तुएं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, तो जीवित में कौन सी होती, इसमें क्या जीवी संगठित नहीं यानी जीवित संगठक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो वायु होता है। वायु क्या होता है, जीवित संगठक में नहीं आता। वनस्पति आती है, जीवाणु आते हैं, जानवर आते हैं, जीव जंतु जितने होते हैं वो जीवित संगठक में होते हैं कि जो क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन वायु जीवित संगठक में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है। ठीक है ना, फूड चेन में मानव क्या है, तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ये कैसे होता है भाई, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता मानव कैसे हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, जो उत्पादक को खाता है। उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे, साग सब्जी। साग सब्जी क्या होते हैं, वो स्वयं से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और मनुष्य साग सब्जी भी खाता है। अब द्वितीयक उपभोक्ता कैसे हो गया कि वो मांसाहारी भी होता है। ठीक है ना, जैसे बकरी होती है, बकरी किसको घास फूस खाती है, तो क्या हो गए, वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। और मनुष्य क्या हो गया, सॉरी, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। ठीक है ना, अब मनुष्य उसको खा लिया तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। यानी मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और मनुष्य मांस भी खाता है, इसलिए वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामुद्रिक वातावरण में मुख्य प्राथमिकी उत्पादक कौन है। मुख्य प्राथमिकी उत्पादक कौन है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, फाइटोप्लैंक्टस। फाइटोप्लैंक्टस क्या होता है मित्रों, ठीक है ना, तो फाइटोप्लैंक्टस समुद्र में एक पौधा होता है। ये क्या करता है कि सूर्य की रोशनी से ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और पृथ्वी पे जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसमें जो सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा उत्पादन करने वाला होता है वो होता है फाइटोप्लैंक्टस ही होता है। उसके बाद किसी पेड़ पौधे का नंबर आता है। ठीक है ना, यानी सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का निर्माण करता है वो फाइटोप्लैंक्टस ही होता है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। देखिए उत्पादक की बात कर रहा है, यानी उत्पादक क्या होते हैं, वे पेड़ पौधे जो स्वयं से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें आप सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। ठीक है ना, हरे पौधे कैसे होंगे भैया, जो हरे पौधे होते हैं सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए गाय करती है नहीं, मोर करता नहीं, बाघ करता नहीं, स्वयं से भोजन का निर्माण नहीं करते, ये किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। लेकिन हरे पौधे किसी पर डिपेंड नहीं होते, स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। ठीक है ना प्रथम पोषक के अंतर्गत कौन आते हैं, तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। हरित पादप ही आते हैं। क्यों भैया आते हैं ये हरित पादप, क्योंकि स्वयं से भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए जो ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 है कि जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए को कार्य कौन करता है। ठीक है ना, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है भैया, उत्पादक। अब उत्पादक ये दोनों के बीच का कार्य कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। पहले उत्पादक क्या करते हैं, स्वयं से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी ये एक स्टेप आगे चले गए, इन्होंने स्वयं से भोजन का तो निर्माण कर लिया। अब ये उत्पादन मतलब भोजन का निर्माण करके उसको ग्रहण करके स्वयं को क्या करते हैं, जीवित रखते हैं, और जीवित रह के क्या करते हैं, ये किसी और के आहार का कारण बन जाते हैं, यानी ये किसी और के भोजन का निवाह बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, स्वयं से भोजन का निर्माण करके तैयार हो गए, और पेड़ पौधे किसके लिए तैयार हो गए, अब उनको बकरी खाएंगी और भी जो शाकाहारी जंतु होंगे वो खाते हैं। तो यानी दोनों के बीच की एक कड़ी होती है, कौन, उत्पादक। जितने भी उत्पादक होते हैं वो जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य यानी बिचौलिए का मीडिएटर का काम करते हैं, जितने भी उत्पादक होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत देखिए इसमें पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, ये सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है, ये पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी जितने भी उत्पादक होते हैं वो सूर्य की रोशनी से ही तो ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सूर्य के द्वारा निकलने वाली रोशनी ही सबसे बड़ी स्रोत का नियम है, एक कारण है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, 10% नियम किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ये 10% नियम क्या है मित्रों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। इसका जो कारण है, पहले तो हम बात करते हैं कि जो लिंडेमान, एक जो वैज्ञानिक थे लिंडेमान, ठीक है ना, ये लिंडेमान ने क्या किया था कि 1942 में, ठीक है ना, 1942 में एक नियम निकाला था, और उस नियम में इन्होंने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए हरे पौधे जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक का जो हमारा प्राथमिक यानी प्रथम उपभोक्ता जब खाता है तो उसकी जो एनर्जी यानी ऊर्जा होती है सिर्फ 10% ही अपने बॉडी में संचित कर पाता है, 90% क्या होता है डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी सिर्फ 100% में 10% ही अपने बॉडी में इकट्ठा कर पाता है। अब चलिए बकरी को जो खाता है वो भी इनका क्या करता है, सिर्फ 10% ही ऊर्जा अपने में संग्रहित कर पाता है। यानी इस प्रकार जो चलता रहता है चेन कि हरे पौधे को जो खाता है वो 10% ही ऊर्जा का संग्रहण कर पाता है, उसको जो खाता है वो भी 10% ही कर पाता है, 90% बर्बाद हो जाता है, उसको जो खाता है सिर्फ 10% ही ऊर्जा का संग्रहण कर पाता है। इस तरह जो चेन चलती रहती है सिर्फ 10% ही अपने बॉडी में हम इकट्ठा कर पाते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ठीक है ना, लेकिन कितना, सिर्फ 10% ही पहुंचता है ऊर्जा। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण
स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है। देखिए बात स्वयं वही है जो पिछला क्वेश्चन में है कि हम कितना इकट्ठा करते हैं, सिर्फ 10%, यानी 90% क्या होता है हमारा कम हो जाता है। उसको जो खाता है सिर्फ 10% यानी 90% कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, घटता चला जा रहा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, घटती है, ठीक है ना। एक स्तर से जब दूसरे स्तर में पहुंचती है तो जो स्थानांतरण होती है ऊर्जा वो घटती चले जाती है। देखा ना मैंने, सिर्फ 10% ही ऊर्जा कलेक्ट कर पाता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो क्या होता है एक घटता चला जाता है, राइट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है। तो ये जो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है ना, ओमनी ओरस को ही सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, ठीक है ना। जैसे जीव भार का जो पिरामिड होता है वो स्थल यानी धरातल पे क्या होता है वो सीधा बनता है, लेकिन तालाब में पानी में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है ये उलट जाता है यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी एक समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। देखिए ये बात क्या, डीडीटी क्या, पहले बात इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सांप, ठीक है ना, सांप यानी स्नैक्स इज द राइट आंसर। और जो डीडीटी होता है, डीडीटी ये क्या चीज़ होता है, पहले जान लीजिए, ये प्रदूषित भोजन है। क्या है ये, प्रदूषित भोजन या कीटनाशक एक चीज़ है। ये होता क्या कि जितने जीव जंतु होते हैं वो डीडीटी यानी जो प्रदूषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो प्रदूषित भोजन का कुछ अंश उनके फैट्स में यानी जो उनकी वसा होती है उसमें क्या हो जाती है कलेक्ट हो जाता है, यानी वो उसमें समावेशित हो जाते हैं। क्या चीज़, वो जो प्रदूषित भोजन होते हैं, ठीक है ना, यानी जो कीटनाशक होता है वो क्या होता है उनके वसा में संग्रहित हो जाता है, ठीक। अब उस जीव जंतु को जो खुद के वसा में संग्रहित डीडीटी यानी एक कीटनाशक संग्रहित है, अब उसको कौन खाता है, सांप। यानी सबसे सांप क्या होता है मांसाहारी होता है, ये कीड़ मकोड़े को ही खाता है, तो सबका कलेक्शन अपने बॉडी में कर लेता है। तो जो डीडीटी का जो समावेश होगा यानी जो प्रदूषित भोजन होगा, ठीक है ना, या कीटनाशक होगा वो किस में होगा, सांप में, क्योंकि सांप क्या होता है सबका सब जीव जंतुओं को ही खाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्रों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र होता है, ठीक है ना, चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है ये किस आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है भैया, चिपको आंदोलन, ठीक है ना, चिपको आंदोलन। अच्छा चिपको आंदोलन क्या है, ठीक है ना, चिपको आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 26 मार्च 1974 को, ठीक है ना, 26 मार्च 1974 को हुआ था। और इसके जो मेन वो थी क्या थे, नाम था उनका गौरा देवी, ठीक है ना, गौरा देवी के नेतृत्व में 1974 में एक आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जितनी भी महिलाएं थीं वो पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गईं और उनको काटने नहीं दिया उन्होंने, जिससे उस आंदोलन को नाम क्या दिया गया, चिपको आंदोलन, ठीक है ना। यानी गौरा देवी के नेतृत्व में जितनी भी औरतें थीं वो पेड़ को पकड़कर खड़ी हो गई और जितने लोग काटने वाले थे उनको काटने नहीं दिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। चलिए एपिको आंदोलन क्या है, इसमें जो ऑप्शन ये है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन जो होता है ये दक्षिण भारत के कर्नाटक में शुरू हुआ था और इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये जो है एपिको आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, नर्मदा नदी पर, ठीक है ना, एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाई जा रही थी, उसको रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया गया, नाम दिया गया, ठीक है ना। तो जो 15 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्रों,
क्वेश्चन नंबर 16 या चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अभी हमने बताया ना कि पेड़ों के संरक्षण से, यानी पादप के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। कब? 26 मार्च 1974 में आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीय हेक्टेयर। अच्छा, पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है? पारिस्थितिकी पदछाप होता है कि जैसे पद मतलब होता है पैर, छाप मतलब चिन्ह। एक मनुष्य के पैर के चिन्ह में एक माप दिया गया कि इसमें जो भूमंडली यानी हमारे भूमंडल में जितने भी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं या घटित होने वाली चीज़ें हैं, जैसे बिजली का बनना, प्रदूषण होना या तमाम जो चीज़ें होते हैं उनको हम एक पद माप दिए और यह कहे कि जो मनुष्य का पैर होता है, पैर के आकार में ही सारी भूमंडलीय घटनाएं घटती हैं। ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर उसको नाम दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ उसी से रिलेटेड है। क्या है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? देखिए वही चीज़ है कि एक मनुष्य के जीवन में जो न्यूनतम आवश्यकता वाली चीज़ होती हैं, धारण करने वाली चीज़ होती हैं, उसको हम किसमें हम प्रदर्शित किए थे? उनके पैर के छाप के आकार में। तो उसका सही आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी पद छाप। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूकोलिप्टस। इसको कहीं कहीं हम सफ़ेदा भी बोलते हैं। ठीक है ना। सफ़ेदा ये पेड़ हमारे पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ये क्या होता है? इसमें जो जल ग्रहण की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ भी इसको उगाया जाता है वो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण इकट्ठा करता है, जिससे वहाँ की क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है, पानी का जो स्तर होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा पानी का ग्रहण करने की शक्ति के कारण इसको क्या कहता है? पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? यूकोलिप्टस को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तालाब एवं दलदल। ठीक है ना। ये तालाब और दलदल में होता है। ठीक है। तो इस तरह आज हमारा एनवायरनमेंट का चौथा चैप्टर हुआ। नेक्स्ट भी चैप्टर हम लाएंगे। ठीक है मित्रों। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और यूट्यूब पे जाएं और gs.educare डाल के सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा और ये रेड कलर का लोगो दिखाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देख के अपना कमेंट जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में साझा करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।